आज बात उस इंसाफ की जो खुद एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। 11 साल 4 महीने और अंतहीन इंतजार। छत्तीसगढ़ का वो काला साल 2014, बिलासपुर के पिंडारी गांव का वो खंडहर नुमा अस्पताल और नसबंदी के नाम पर बिछी 13 महिलाओं की लाशें। अल्प स्मृति वाले इस समय में अधिकांश लोग इस घटना को भूल चुके हैं, सिवाय उनके जिनके परिजनों पर यह त्रासदी गुजरी थी। अब जब कोर्ट ने निर्णय सुनाया है तो दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या ये उन परिवारों के जख्मों पर मरहम है जिन्होंने अपनी माताओं, बहनों और पत्नियों को खोया? क्या 11 साल का ये इंतजार और ये नतीजा हमें डराता नहीं है? खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस त्रासदी की शुरुआत होती है बिलासपुर के सकरी ब्लॉक के पेंडारी गांव से। एक खंडहर नुमा नेमीचंद जैन अस्पताल में सरकारी नसबंदी शिविर लगाया गया था। उस दिन की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मात्र 5 से 6 घंटों में 83 महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया गया। भारत सरकार के मानकों के अनुसार एक सर्जन को एक दिन में अधिकतम 30 ऑपरेशन ही करने चाहिए, लेकिन यहाँ टारगेट पूरा करने की ऐसी होड़ थी कि डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने हर महिला को औसतन 4 से 5 मिनट का समय दिया। ये सिर्फ मेडिकल प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं था, बल्कि उन गरीब महिलाओं की जान के साथ खेला गया एक खूनी जुआ था। ऑपरेशन के 24 घंटे के भीतर ही मंजर बदलने लगा। उल्टी, पेट दर्द, ब्लड प्रेशर गिरना और संक्रमण जैसे लक्षण सामने आए। देखते ही देखते 13 महिलाओं की मौत हो गई और 70 से ज्यादा महिलाएं गंभीर रूप से बीमार पड़ी। ये सिर्फ मेडिकल लापरवाही का मामला नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट में बदल गया। जांच में जो सबसे बड़ा और निर्णायक तथ्य सामने आया वह दवाओं से जुड़ा था। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जो एंटीबायोटिक दी गई थी वह सिप्रोफ्लेक्सिन थी। यह दवा छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक फार्मा कंपनी महावर फार्मा द्वारा बनाई गई थी। बाद में लैब जांच में पाया गया कि इन दवाओं में जिंक फॉस्फाइड नामक जहरीला तत्व मिला हुआ था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चूहे मारने की दवा में होता है। यही जहर मौतों की मुख्य वजह माना गया। यहाँ से मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि सवाल उठता है कि इतनी खतरनाक और मिलावटी दवा सरकारी सप्लाई चेन में आई कैसे? ड्रग इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की प्रक्रिया कहां फेल हुई? इस मामले में दवा कंपनी के मालिक समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। अब ऑपरेशन की प्रक्रिया पर लौटे तो वहां भी कई गड़बड़ियां सामने आई। शिविर में इस्तेमाल किए गए सर्जिकल उपकरणों की स्टरलाइजेशन को लेकर भी सवाल उठे। रिपोर्ट्स में सामने आया कि उपकरणों को ठीक से साफ नहीं किया गया था और एक ही सेट का बार बार इस्तेमाल हुआ। साथ ही ऑपरेशन थिएटर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मानक के अनुरूप नहीं थी। ये सब मिलकर संक्रमण और जटिलताओं की संभावना को और बढ़ा रहा था। सरकार की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में केंद्रीय रही। उस समय छत्तीसगढ़ में नसबंदी को लेकर टारगेट आधारित अप्रोच पर काम हो रहा था। आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर दबाव था कि वे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नसबंदी के लिए लाएं। इसके बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि भी मिलती थी। यही वजह थी कि कई जगहों पर संख्या बढ़ाने की होड़ लग गई थी, जिसमें सुरक्षा और गुणवत्ता पीछे छूट गई। घटना के बाद राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डॉक्टर आर.के. गुप्ता को सस्पेंड किया। बाद में गिरफ्तार भी किया गया। दवा कंपनी के मालिक और अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की, आमतौर पर 4 लाख रुपए तक। केंद्र सरकार ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और राष्ट्रीय स्तर पर नसबंदी शिविरों के दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई। तब के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल हों या स्वास्थ्य विभाग के तब के सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला, सिविल सर्जन हो या स्वास्थ्य संचालक, सब अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे। सरकार की लापरवाही और मौतों के प्रति संवेदनहीनता को इससे समझ सकते हैं कि जिन लैबों में संदिग्ध दवा की जांच का दावा किया गया, उन लैबों ने ऐसी किसी जांच से ही इनकार कर दिया था। सवाल यही है कि संदिग्ध दवा बाद में जिन लैबों में भेजी गई वह वही दवा थी या उसे बदल दिया गया था। यह आशंका इसलिए क्योंकि तब का पूरा सिस्टम इस नसबंदी कांड को जिस तरह ढांपने छुपाने की कोशिश में लगा था,
हम दावा कर सकते हैं कि वह किसी भी अपराध में बराबर का हिस्सेदार होने से नहीं डरने वाला था। यही कारण है कि आज 11 साल बाद आया फैसला निराश करने वाला है। असली सवाल न्यायिक प्रक्रिया को लेकर है। इस मामले में जांच कई एजेंसियों ने की, लेकिन समय के साथ केस कमजोर पड़ता गया। बिलासपुर की एक अदालत ने जब डॉक्टर के अलावा इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, तो मतलब साफ है कि यह साबित नहीं हो पाया कि मौतों के लिए सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार था, डॉक्टर, दवा कंपनी या सिस्टम की कोई और कड़ी। यही इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू है। एक ऐसी घटना जिसमें 13 महिलाओं की मौत हुई, 80 से ज्यादा प्रभावित हुई, उसमें अगर कोई दोषी तय नहीं हो पाता तो ये सिर्फ एक केस की हार नहीं है, ये पूरे सिस्टम की विफलता है। यहाँ 3 स्तरों पर नाकामी साफ दिखती है। पहला, स्वास्थ्य सेवा का क्रियान्वयन, जहां नियमों की अनदेखी हुई। दूसरा, दवा नियंत्रण व्यवस्था, जहां जहरीली दवा सिस्टम में घुस गई। तीसरा, जांच और अभियोजन, जहां इतने बड़े मामले को अदालत में साबित नहीं किया जा सका। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब ग्रामीण महिलाओं को हुआ जो सरकारी भरोसे इस प्रक्रिया में शामिल हुई थी। वे न तो मेडिकल जटिलताओं को समझती थी, न ही उन्हें जोखिम के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। उनके लिए ये एक सरकारी योजना थी जिसमें उन्हें भरोसा था कि सब सुरक्षित होगा। आरोपियों के छूटने के बाद ये भरोसा और कमजोर हुआ है। पीड़ित परिवारों के लिए यह सिर्फ कानूनी हार नहीं, बल्कि न्याय से वंचित रह जाने की पीड़ा है। बिलासपुर का ये कांड हमें एक सबक देता है कि सरकारी योजनाओं को टारगेट और संख्या के बजाय सुरक्षा और गुणवत्ता के आधार पर चलना होगा। जब तक बड़ी मछली, चाहे वो दवा कंपनी के मालिक हों या लापरवाह अधिकारी, कानून के शिकंजे से बचते रहेंगे, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का खतरा बना रहेगा। उन 13 महिलाओं के परिवारों के लिए ये फैसला सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि न्याय के अधूरेपन का एहसास है। क्या हम एक ऐसा समाज बन गए हैं जहां गरीब की जान की कीमत सिर्फ चंद लाख का मुआवजा और सालों लंबी चलने वाली एक तारीख बनकर रह गई है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।